अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले माय डियर स्टूडेंट्स अर्थात अपने टीचर पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति 100% समर्पित होंगे। आज कक्षा 12 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत लेसन 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार पाठ नंबर 2 की अनुपम श्रृंखला में विशेष लेखन की भाषा और शैली पर चर्चा करेंगे। विशेष लेखन के क्षेत्र को जानेंगे और कैसे हासिल करें विशेषज्ञता की संपूर्ण चर्चा होगी। आज के कवर स्टोरी में शिष्य के द्वारा गुरु के महत्व की चर्चा करेंगे। एक शिष्य ज्ञान के महत्व को याद करते हुए और गुरु से फरियाद करते हुए कहता है कि गुरु, तेरे आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूँ। गुरु, तेरे दर पर आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूँ, पर तेरे ज्ञान की दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। आइए इस अनुपम श्रृंखला पाठ नंबर 2 में आज हम चर्चा करते हैं विशेष लेखन की भाषा और शैली क्या है, अर्थात विशेष लेखन की भाषा लैंग्वेज क्या है और उसकी शैली अर्थात उसकी कला क्या हो सकती है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए, सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम, सर्वमान्य का मतलब सभी लोग मानते हैं कि नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र हैं अर्थात कठिन हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है। विशेष लेखन इस तरह लिखा जाए कि पाठक को आपकी लेखनी समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली अर्थात कला कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। जाहिर सी बात है, विशेष लेखन है तो अलग होगा ही। उनके बीच सबसे बुनियादी अर्थात बेसिक फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है। तकनीकी शब्दावली मतलब टेक्निकल अर्थात टेक्नोलॉजी, टेक्निकल शब्दावली, कठिन शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए, कारोबार मैं बताया था, जो बड़ा आप कोई सामान आप बेच रहे हैं वो कारोबार है। छोटा छोटा सामान की बिक्री जब करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से व्यापार है। कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली, जो शब्द है, वर्ड है, से परिचित होना चाहिए। दूसरा, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को अर्थात जो पढ़ने वाला है उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराएं अर्थात इस तरह आप लेखन करें सरल रूप में कि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत न हो। किसको? पाठक को। मिसाल के तौर पर अर्थात उदाहरण के तौर पर कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर तेजड़िए, मंदड़िए, बिकावली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात जैसे शब्द पढ़ते होंगे। अब ये शब्द आपके लिए बहुत कठिन है, इन शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। जैसे तेजड़िए, तेजड़िए का मतलब जब मार्केट में तेजी आ जाती है। अब मंदड़िए का मतलब जब मार्केट मंदी छा जाती है अर्थात तेजी न आने को हम मंदड़िए कहते हैं। बिकवाली का मतलब बिक्री, बिकवाली का मतलब बिक्री,
और दिया है ब्याज दर। अब ब्याज दर किसे कहते हैं इसको जानना जरूरी है। जमा किए गए उधार, जमा किए गए या उधार दिए गए या उधार लिए गए धन पर प्रत्येक अवधि में अर्थात एक समय में जिस दर से जिस हिसाब से ब्याज दिया या लिया जाता है उसी को हम ब्याज दर कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब मुद्रास्फीति क्या है इसको जानिए। मुद्रास्फीति या इसको हम महंगाई भी कह सकते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था का मतलब धन की जो व्यवस्था सिस्टम की गई है, किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ अनेक वस्तुओं के कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। अर्थात वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से मुद्रा अर्थात पैसे की हर इकाई अर्थात यूनिट की क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर में कमी हो जाती है, जिसे हम पैसे से पहले वस्तु या ज्यादा मिल जाती थी अब कम मिलेगी अर्थात पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, उसी को मुद्रास्फीति कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जिस पैसे से ज्यादा वस्तु मिलती थी अब उसी पैसे से कम वस्तु मिल रही है अर्थात पैसे की वैल्यू कम हो गई, उसी को मुद्रास्फीति और दूसरे शब्दों में महंगाई कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब आइए हम लोग चलते हैं व्यापार घाटा। अब व्यापार घाटा क्या है? जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात करता है, निर्यात का मतलब भेजना, दूसरे देश को बेचना, बेचने की जगह वो खरीद रहा है, उसी को हम व्यापार घाटा कहते हैं। राइट। अब चलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार की कुल आय और व्यय, यानी जितनी इनकम हो रही है और कितना खर्च हो रहा है। अगर इनकम 100 रुपया हो रहा है और खर्च यदि 110 का हो रहा है तो उसे हम राजकोषीय घाटा कहेंगे, यानी राज का घाटा हो रहा है। और राजस्व घाटा भी राजकोषीय घाटा से मिलता जुलता है। ठीक है, यह राजकोषीय घाटा की तरह होता है। अब आइए हम चलते हैं वार्षिक योजना। वार्षिक योजना मतलब ईयरली प्लानिंग, ईयरली प्लान। किसी काम को कब समाप्त करना है इसका विवरण ईयरली प्लानिंग में दर्शाया जाता है। अब आइए चलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक ये क्या है? विदेशी संस्थागत निवेशक अर्थात किसी विदेशी देश में निवेश करना, किसी विदेश में निवेश करना, उसी को हम विदेशी संस्थागत निवेशक करते हैं। अर्थात यह एक कंपनी है भारतीय, यह एक क्या है? भारतीय कंपनी है। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेशक। अब देखते हैं एफडीआई। एफडीआई क्या है? देख रहे हैं कितने कठिन शब्दावली है। एफडीआई जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो डायरेक्ट विदेश में निवेश हो, अर्थात किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया जो निवेश है, ठीक है, उसी को हम एफडीआई कहते हैं। आवक। आवक क्या है? आवक का मतलब होता है किसी वस्तु या माल का आना, किसी वस्तु या माल का आने को हम आवक कहते हैं। अब निवेश क्या है? निवेश करना मतलब आप किसी चीज में कितना निवेश कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं। आयात का मतलब सामान को किसी देश से मंगाना, और निर्यात का मतलब अपने देश में प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हुआ है उसको दूसरे देश में बेचना। जैसे शब्द पढ़ते हैं, देख रहे हैं। इसी तरह सोने में भारी उछाल, अर्थात सोने के मूल्य में भारी उछाल आ गया, अर्थात कीमत बढ़ गई, वैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चांदी लुढ़की, अर्थात चांदी में क्या है? चांदी के मूल्य में गिरावट आ गई, उसको हम बोलेंगे आवक बढ़ने से। आवक का मतलब माल के आने से है। लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, आवक बढ़ने से, यानी जब ज्यादा उत्पादन हो जाएगा तो लाल मिर्च की कड़वाहट घट जाएगी, अर्थात कीमत घट जाएगी, ये कहना चाहता है। फिर दिया है शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। शेयर बाजार। अब शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार और सेंसेक्स को एक साथ समझते हैं।
सेंसेक्स आसमान पर। शेयर बाजार का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें उसकी कीमत निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए एक शेयर का दाम 20 रुपया है तो 5 शेयर का दाम 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियां मिलकर उस शेयर को खरीदती हैं। अगर सारी कंपनियां मिलकर उस शेयर को खरीदेंगी तो शेयर बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ेगा। ठीक है। उसी से मिलता जुलता सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स सेंसेक्स में कुल 30 कंपनियां होती हैं। 30 कंपनियां होती हैं। यही 30 कंपनियां निर्णय करती हैं किधर वो शेयर ज्यादा खरीद रही हैं तो सेंसेक्स को जो है आगे बढ़ेगा। अगर उसका दाम नीचे जा रहा है, ठीक है, तो सेंसेक्स नीचे आएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, एक मैं उदाहरण एक एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए। आज शीर्षक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे, मतलब ऐसे शब्द आएंगे पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए, उससे जुड़े खास शब्द। मसलन, जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मसलन का मतलब उदाहरण, पश्चिमी हवाएं। पश्चिमी हवाएं आती हैं तो ठंड बढ़ जाती है। ठीक है। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, मौसम में नमी आ जाती है। टॉक्सिक कचरा, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कहते हैं। टॉक्सिक कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, अर्थात जिसको हम जहर भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का गर्म होना। ठीक है। इतनी इंडस्ट्री हमने बैठा दिया है कि उससे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पृथ्वी लगातार हर साल गर्म होती जा रही है, जिससे ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है। तूफान का केंद्र या रुख, जब भी कोई तूफान आता है उसका रुख किधर है, उसका सेंटर बिंदु क्या है, आज शब्दों की ओर भी आपका ध्यान गया होगा। यानी जिस क्षेत्र में आप लेखन करना चाहते हैं उस क्षेत्र के विशेष शब्दावलियों का ज्ञान आपको होना चाहिए। खेलों में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। 4 विकेट से पीटा मतलब 4 विकेट से हराया। चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, अर्थात मलेशिया जर्मनी के आगे हार गया। आज शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं जब खेल की दुनिया में हम समाचार सुनते हैं। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, अर्थात हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको विशेष बना सकते हैं। लेकिन अगर अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं, बीट का मतलब होता है अपने क्षेत्र से, किस क्षेत्र को आपने चुना है। विशेष लेखन में कई क्षेत्र होते हैं, तो कौन सा क्षेत्र आपने चुना है। समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली का मतलब ऐसे, और फिर आपका हम कहें ऐसे, फिर ए ऐसे। ठीक है। ये उल्टा पिरामिड शैली, यानी पहले सारी बातें बता दी जाती हैं, ठीक है, फिर नीचे की तरफ हम अंत करते हैं। उल्टा पिरामिड शैली इसके पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं, अब समाचार फीचर क्या है, समाचार फीचर क्या है, समाचार फीचर क्या है, क्या इसको आप जानते हैं। इस समाचार फीचर मतलब आपको पहले बताया जा चुका है, लिखने का एक प्रकार है। तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। कथात्मक का मतलब होता है कथनात्मक, अर्थात स्टेटमेंट की तरह। इसमें लेखक पाठक को अपने अनुभव से समाज के सत्य का परिचय कराता है, अर्थात समाचार पढ़ते समय पाठक के सामने दृश्य उभर कर आ जाता है। इस प्रकार की वह लेखनी लिखता है। जैसे मैं कहानी सुना, एक था राजा, तो राजा का इमेज आ गया। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हो तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। जैसे आप किसी केस स्टडी क्या है, केस स्टडी मतलब किसी विशेष चीज की आप स्टडी करना चाहते हैं, किसी एक विशेष के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं उसे किसी खबर से जोड़कर, यानी न्यूज पेग के जरिए। न्यूज पेग के जरिए मतलब किसी खबर से जोड़कर, यानी न्यूज पेग के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। न्यूज पेग का मतलब किसी खबर से जोड़ना ही न्यूज पेग कहलाता है। इसमें पुराने संदर्भ को हम इंग्लिश में रेफरेंस कहते हैं। पुराने संदर्भों यानी उसके परिप्रेक्ष्य को आज के संदर्भ में जोड़कर
यानी पुराने चीजों से तुलना करके अर्थात उससे जोड़कर पेश करने की संभावना होती है। चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख अर्थात जो लेख है सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। वही विशेष लेख है, वही विशेष शैली है। एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते, अर्थात कुछ लोग पढ़ते हैं और एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग भी होता है। यानी जो विशेष जानकारी करना चाहेगा वही विशेष लेख में रुचि लेगा। जैसे समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं, परंतु जो पाठक पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा समान पाठकों की तुलना में अधिक होती है। यानी पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है जो उसमें विशेष रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं। चूंकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है उस शब्दों को पढ़ने में उनको मजा आएगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। इसलिए उनकी अपेक्षा यह होती है अर्थात चाहत यह होती है कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए। अगर विशेष आपको जानकारी होगी तभी उनको आप विशेष शैली अपना सकते हैं उनको समझाने के। अब देखिए विशेष लेखन के क्षेत्र क्या है, जिसको हम इस शब्दावली में बीट कहते हैं। अर्थ व्यापार का बीट अपना सकते हैं, खेल का बीट अपना सकते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी, कृषि एग्रीकल्चर, विदेश के बारे में जान सकते हैं, रक्षा यानी देश में रक्षा के बारे में जान सकते हैं, क्या कैसे कैसे रक्षा किया जाए, पर्यावरण इन्वायरमेंट, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में, फिल्म मनोरंजन यानी फिल्म की जो दुनिया है, अपराध की दुनिया जिसमें लोग अपराध होता है उसके बारे में अगर वह बिट अपनाना चाहते हैं तो उसके बारे में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। सामाजिक मुद्दे, सोशल जो वर्क है, कानून आदि अर्थात नियम के बारे में, नियम क्या क्या है, संविधान पढ़ना पड़ेगा। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं, आपने पीछे देखा। आमतौर पर रोजमर्रा की रिपोर्टिंग, रोजमर्रा मतलब डेली की जो रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं। अर्थात हम कहें रोजमर्रा की जो रिपोर्टिंग है और बीट को छोड़कर, सामान्य चीजों को छोड़कर सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आ जाएंगे, राइट, जिनमें अलग से विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में अलग से विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है, उसमें गहराई से महारत हासिल करने की जरूरत पड़ती है, विद्वान बनने की जरूरत पड़ती है। लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन की दुनिया, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली अर्थात हमारी जीवन शैली, दिनचर्या क्या होनी चाहिए, रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज्यादा महत्व मिल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विशेष लेखन कौन कौन आ सकते हैं, किसके कौन कौन विशेष लेखन के अंतर्गत है। इसके अलावा रक्षा यानी देश की रक्षा, विदेश नीति यानी विदेश की हमारे देश के प्रति रवैया क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है उसके बारे में जानना होगा। विधि अर्थात नियम जो है, जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग का मतलब विशेष जानकारी, विशेष उसके बारे में गहराई से नॉलेज, इसी को हम कह सकते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग, राइट। आइए आगे देखते हैं। विशेष लेखन के लिए हम जब विशेषज्ञता की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ हैं, अर्थ का मतलब उसका मतलब में विशेषज्ञ है, बल्कि जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री, ठीक है, आर्थिक मामलों, प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, जो उसका पेशा बन जाए, पूरा जीवन ही उसी में खपा दे, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में, ठीक है, सेना के विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है, मतलब उसकी संपूर्ण जानकारी रखता है। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बढ़ी है, अर्थात संख्या बढ़ी है, जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या एमबीबीएस जैसे प्रोफेशनल, ठीक है, एक डॉक्टरी की पढ़ाई है और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में आए हैं, यानी पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखे हैं।
ऐसे लोग भी। लेकिन पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। यानी विशेषज्ञता मतलब उसकी पूरी जानकारी। यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य यह एक तरह की पत्रकारी विशेषज्ञता से, यानी पत्रकारिता के बारे में विशेष जानकारी से है। पत्रकारी विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से अर्थात बिजनेस रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद, अर्थात ट्रेनिंग न लेने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सकें। यानी इनके मायने क्या हैं, इनका मतलब क्या है, उसी को हम विशेषज्ञता कहेंगे। राइट। कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, इसके बारे में जानते हैं। अर्थात हम महारत कैसे हासिल कर सकते हैं अपनी बीट की दुनिया में। आजकल पत्रकारिता में जैक आप ऑल डेट्स बट मास्टर ऑफ नन, इसका अर्थ यह हुआ सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं। ठीक है। यानी कोई कहे कि मैं सारे विषयों को जानता हूं बट किसी विषय में मैं महारत हासिल नहीं किया हूं, ठीक है, तो क्या उसे रोजगार मिल सकता है? नहीं। कि बजाय आज क्या है, मास्टर ऑफ वन, अर्थात यानी किसी एक विषय में विशेषज्ञता जरूरी है। जैसे मैं हिंदी का विशेषज्ञ बनना चाहता हूं तो हिंदी को बेहतर पढ़ा सकता हूं, मैथ को नहीं। मैथ की जानकारी है लेकिन विशेषज्ञ नहीं। राइट। की मांग की जा रही है, यानी किसी एक सब्जेक्ट में आप महारत हासिल की, उसी के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हम विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। सवाल यह उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। सवाल यही है, कैसे हासिल करें, उसी के बारे में बता रहा है। इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, अर्थात विशेष नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है, वास्तविक रुचि, यानी उसमें आपका मन लगे तभी उसका विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगर मन नहीं लग रहा, हमारी तो हिंदी पढ़ाने में मन है, अगर कोई कहे कि मैथ में विशेषज्ञ बन जाओ, भैया मैथ में तो नहीं बन सकता हूं। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक अर्थात +2 यानी कि 12 में पढ़ते हुए, यहाँ +2 का मतलब 10+2 यानी 12 में पढ़ते हुए और ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पर उसे या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। अब आपकी रुचि बरकरार रहेगी। यहाँ तो उल्टा पुल्टा डाट काम चल रहा है। बाद में हमें पता चलता है कि हमारी इसमें रुचि है, रुचि हमारी किसी और में, पढ़ाई कोई और, हम किसी और सब्जेक्ट का कर रहे हैं। अगर इंटर से ही उस सब्जेक्ट को चुन लें और उसको लास्ट तक लेकर जाएं तो उसमें विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी। इसके अलावा अपनी रुचि के विषय में पत्रकारी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। खूब पढ़िए उनसे संबंधित, ठीक है, रुचि और बढ़ती जाएगी। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी होता। अपडेट का मतलब डेली उसमें क्या नया जुड़ रहा है, एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों, रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। हाँ, ऐसा करना चाहिए। एक फाइल बनाएंगे तो उससे संबंधित बहुत सारा मैटर आपको कलेक्ट हो जाएगा और आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख, यानी जो पेशेवर विशेषज्ञ हैं उनकी लेख, यानी वो क्या अपना अनुभव लिखे हैं, विश्लेषणों की कटिंग, विश्लेषण मतलब कितना एनालिसिस किए हैं, कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। एक तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री, यानी उस रेफरेंस से संबंधित सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश यानी वर्ड पावर और इनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए, यानी उस सब्जेक्ट से संबंधित वर्ड पावर की पूरी जानकारी। यही नहीं, जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़े सरकारी और गैर सरकारी
अर्थात जो सरकारी संगठन न हो। संस्थाओं की सूची लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उनकी वेबसाइट का पता होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम होने चाहिए और फोन नंबर अपनी डायरी में जरूर रखिए, ताकि समय पड़ने पर उनको पढ़ सके और उनसे बात कर सके और उनसे उसके बारे में गहराई जानकारी प्राप्त कर सके। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। सूत्र माने उसके पास क्या फार्मूले हैं, स्रोत का मतलब उसका रिसोर्स क्या है, कहां से वो पा रहा है। ठीक है, अगर स्रोत उसके पास है, किससे बात कर सकता है, किससे जानकारी इकट्ठा कर सकता है, तो वो विशेषज्ञ होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे अगर आप आर्थिक विषयों पर, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, तो और आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर हैं, तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं, या उसका निहितार्थ, निहितार्थ का मतलब उसमें क्या निहित अर्थ छिपा हुआ है, उसको जानने की कोशिश आप कर सकते हैं और विशेषज्ञ बन सकते हैं। इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या आप विषय में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए, यहां देखिए अंतिम पॉइंट चल रहा है। एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं होती। पल पल, हर पल आपको अपडेट होना पड़ेगा, उसी में जीना पड़ेगा, तब जाके विशेषज्ञता हासिल होगी। विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव का पर्याय है। अनुभव का मतलब, अनुभव का पर्याय मतलब अनुभव से उपजी हुई योग्यता, एक्सपीरियंस ऑफ एबिलिटी, यानी अनुभव से उपजी हुई योग्यता, उसी को कह रहा है। एक तरह से अनुभव का पर्याय है, उसका पर्यायवाची है। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता ही आपको विशेषज्ञता बना सकती है, विशेषज्ञ बना सकती है। जब तक निरंतर डेली दिलचस्पी नहीं रहेगी, सक्रियता नहीं रहेगी, तब तक आप उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ नहीं बन सकते। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, अब इसमें दिया है उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता ही आपको विशेषज्ञता बना सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं, समय बीतने के बाद गाना गाते हैं। क्या गाते हैं, कर ना सके हम प्यार का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, जीते बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। अर्थात समय बीतने के बाद पश्चाताप करते हैं। अर्थात कर ना सके हम अपनी पढ़ाई, कर ना सके हम अपनी पढ़ाई, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, करते रहे हम फालतू लड़ाई, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता ही आपको विशेषज्ञता बना सकती है। राइट, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, विशेष लेखन का दायरा, ठीक है, जो क्षेत्र है बहुत ब्रॉड है, बड़ा है, और इसके कई पहलू हैं, यानी कई पार्ट हैं। हम यहाँ हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने के बजाय कुछ चुनिंदा, चुनिंदा माने चुने हुए क्षेत्रों में विशेष लेखन की बारीकियों और उसकी शैली पर चर्चा करेंगे। अभी इस ज्ञान की दुनिया में बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत।